हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक सदर्न हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने संगम लिटरेचर और संगम एज के बारे में पढ़ा था, बट उसके बाद सदर्न इंडिया में एक बहुत बड़ी डायनेस्टी ने रूल किया जिसको इम्पीरियल चोलास बोलते हैं। इनका स्टार्टिंग के जो चोलास थे जिनको अर्ली चोलास बोलते हैं उनसे तो क्या रिलेशन था इसके बारे में तो हम नहीं जानते, बट सदर्न हिस्ट्री में अगर हम देखें एनिशियंट इंडिया में तो जो चोला एम्पायर था उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जैसे अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो हम मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, है ना, आगे मेडिवल हिस्ट्री में अगर हम देखें तो मुगल एम्पायर, इनकी बातें करते हैं। लेकिन अगर सदर्न हिस्ट्री में देखें तो चोला एम्पायर और उसके बाद में विजयनगर एम्पायर, इन सब ने वहाँ की पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, हर चीज़ को प्रभावित किया था। और इसमें जो चोलास थे, इंपीरियल चोलास, इनका नेम इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्हें इंपीरियल चोलास क्यों बोला जाता है। क्योंकि देखिए, इंपीरियल चोला इसलिए बोला जाता है कि इन्होंने सिर्फ भारत के सदर्न इंडिया को ही कंट्रोल नहीं किया, इन्होंने श्रीलंका, मालदीव, उधर श्रीविजय एम्पायर यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया वाला जो क्षेत्र था उसको भी अपने कंट्रोल में लिया और वहाँ से ये लगातार ट्रिब्यूट वसूल करते थे। और 848 से लेकर 1279 तक इन्होंने उस सदर्न रीजन में अपने आप को सुदृढ़ रखा। और उस पूरे जो एरिया था यानी खासकर जो बे ऑफ बंगाल था उसको एक चोल लेक में कन्वर्ट कर दिया, एक चोल झील में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले एक बार हम इनके बैकग्राउंड को देखते हैं कि कैसे कैसे स्टार्टिंग होती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अर्ली चोला से क्या रिलेशन था वो तो नहीं पता, बट इसी वजह से इनको इंपीरियल चोला बोला जाता है। जो अर्ली चोलास थे उनके बारे में हमें जो डिटेल मिलती है वो 300 BCE से 300 सी के बीच में मिलती है, जिस पीरियड को हम संगम पीरियड कहते हैं। तो आप देखिएगा जो संगम पीरियड था वो 300 BC से 300 सी ही, इसको हमने एक लेक्चर में किया, उसको आप देख लीजिएगा। तो संगम एज में भी आपको चोला, चेरा और पांड्या के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और उसमें भी हमने दो जो किंग्स थे, पावरफुल किंग थे, एलारा और करिकाला, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। एलारा के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इसने श्रीलंका पे अटैक किया और करीब 50 सालों तक वहाँ पे रूल किया। और ये जो करिकाला था, एक पावरफुल रूलर था जिसने इंडिया का सबसे पहला बैंक कावेरीपट्टनम में इस्टेब्लिश किया था, जिसको उस समय पुहार बोलते थे। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप उस लेक्चर में जाके देख लीजिएगा। उसके बाद 300 के आसपास इसको सदर्न इंडिया की हिस्ट्री का डार्क एज बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे कालभरास आए थे। डार्क एज का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था, बट उसके बारे में हमें कोई रिकॉर्ड मिलते नहीं, इसलिए उसको जो हिस्टोरियन है वो डार्क एज बोलते हैं। तो इस टाइम पे वहाँ पे कालभरास थे और कालभरास ने पूरे जो सदर्न इंडिया था उसको कंट्रोल कर लिया था। तो ये जितने भी किंगडम्स थे, जो स्मॉल किंगडम थे लाइक चोला, चेरा, पांड्या, ये उनके अंडर एज अ सामंत या वासल काम करते थे। 550 में क्या हुआ था कि एक पल्लव डायनेस्टी आई। पल्लव डायनेस्टी के एक रूलर थे जिनका नाम था सिंह विष्णु, उन्होंने कालभ्रास के रूल को एंड किया। और उसके बाद ये लोग क्या थे, पल्लवास के फ्यूडिटरीज बन गए, यानी कि उनके सामंत बन गए और उरुयुर से शासन करने लगे। तो 848 तक यही सब चलता रहा। 848 में जो विजयालय थे उन्होंने फिर एक इंडिपेंडेंट किंगडम स्टार्ट किया और उसके बाद इनकी गोल्डन एज स्टार्ट होगी। लेकिन जो मेन रूलर्स थे इसके, जिनके एज में इनको इंपीरियल चोलास बोला जाएगा, वो थे राजराजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट। वो सबसे फेमस थे और उन्होंने एक बहुत बड़े अंपायर की स्थापना की थी। तो 1279 में फिर जब ये एम्पायर एंड हो गया तो उसके बाद हमें चोलों के बारे में कभी भी इंडियन हिस्ट्री में जानकारी नहीं मिलती। लेकिन अगर हम देखें तो 300 BC से लेके 1279 तक लगभग 1500 साल हमें चोलों का इम्पैक्ट दिखता है सदर्न इंडिया में। बट जो 10th सेंचुरी उनके लिए सबसे गोल्डन, 10th 11th सेंचुरी, उन्होंने पूरा जो रीजन था सदर्न रीजन इंक्लूडिंग श्रीलंका, मालदीव, इस पूरे रीजन में खासकर इंडियन ओशन में उनका कंट्रोल था। मैरीटाइम सिल्क रूट पे भी उनका कंट्रोल था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जैसे गोल्डन एज में जो इनकी स्टार्टिंग कैपिटल थी वो तंजौर थी। तंजौर से शासन करते थे। लेकिन बाद में एक रूलर होंगे जिनका नाम था राजेंद्र फर्स्ट, जो गंगा का अभियान करेंगे और गंगा के उत्तर में आके महिपाल फर्स्ट, जो कि पाला रूलर थे, और भी रूलर्स को हराएंगे और एक उपाधि लेंगे जो गंगईकोंड चोला, यानी कि गंगा को जीतने वाला चोल। और उसी उपलक्ष्य में वो एक सिटी का निर्माण कराएंगे जिसका नाम था गंगईकोंड चोलपुरम। तो फिर वहां पे उनकी जो राजधानी थी वो शिफ्ट हो जाएगी। ये उस टाइम का था। अब देखिए, चोलों के बारे में अगर हम देखें, इनकी हिस्ट्री को पढ़ने के बहुत सारे सोर्सेज हैं। इनके हमें इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं और बहुत सारे अभिलेख भी मिलते हैं। जैसे उत्तर मेरू एक अभिलेख है, उससे भी हमें जानकारी मिलती है, उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन। उसके अलावा बहुत सारे टेम्पल्स में भी इनके इंस्क्रिप्शन मिले। जैसे राजराजा फर्स्ट ने जो तंजौर में टेम्पल बनाया था उसमें इंस्क्रिप्शन है, उसमें चोलों की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तिरुवेंद्रपुरम
इंस्क्रिप्शन है जो राजराजा थर्ड का है, उसमें भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस तरीके से जो चोलों के राइज हुआ, एम्पायर का राइज हुआ, कैसे उन्होंने साम्राज्य बनाया, वो सारी कहानी उस इंस्क्रिप्शन में आपको मिलती है। फिर जो मणिमंगलम इंस्क्रिप्शन है यानी मणिमंगलम अभिलेख है जो राजाधिराज फर्स्ट का है, इसमें इन चोलों के जो श्रीलंकन एक्सपीडिशन है उसके बारे में जानकारी मिलती है कि उन्होंने श्रीलंका पे भी कंट्रोल किया और उसको अपने एक वासल स्टेट में कन्वर्ट किया और वहां से लगातार वो टैक्स वगैरह वसूल करते थे और कई टाइम पे तो उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल भी किया मालदीव वगैरह इन पे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहां से मिलती है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है, ये भी काफ़ी फेमस है इंडियन हिस्ट्री में, उत्तर मेरूर अभिलेख, इससे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उत्तर मेरूर अभिलेख भी चोलों की हिस्ट्री को जानने का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ऐसे कुछ बुक्स भी हैं। जैसे लिटरेचर में अगर हम देखें तो पेरिया पुरन्नम ये एक बुक है। फिर इसके अलावा जीवक चिंतामणि एक बुक है। महावंश ये श्रीलंकन क्रॉनिकल है, इससे भी हमें जानकारी मिलती है चोलों के बारे में। जीवक चिंतामणि भी एक स्टोरी है, जीवक चिंतामणि, इससे भी हमें चोलों की हिस्ट्री को जानने का मौका मिलता है। तो ये कुछ बुक्स हैं जिनसे हमें चोलों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। तो ये भी लिटरेरी सोर्स है, इनको भी आप एक बार देख लीजिए। अब हम देखते हैं आगे कि किस तरीके से एम्पायर बना, बैकग्राउंड उसका देखते हैं। तो देखिए जैसे मैंने बताया था कि जो कालभ्रास के बाद ये पल्लवों के ही एक छोटे से सामंत थे। तो अगर हम उस टाइम पे देखें जिस समय इनका विजयालय ने एम्पायर को स्टेब्लिश किया, तो उस समय यहाँ पे पल्लवास काफ़ी पावरफुल है। ये तंजावुर रीजन है, ये वाला तंजावुर रीजन है। और अगर हम देखें तो इधर पांड्यास है और चेरास। तो ये जो तंजौर रीजन था, तंजौर रीजन में उस समय एक मुथियार्स रूल करते थे। मुथियार शासन करते थे। और ये जो मुथियार थे ये किसके फ्यूडल्स थे? ये पल्लवास के फ्यूडल थे, यानी कि उनके सामंत थे। तो धीरे धीरे जो पल्लव पावर थी वो भी डिक्लाइन कर रही थी, तो उसी का फायदा उठा के और इनके इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट थे उसका फायदा उठा के जो विजयालय था, विजयालय चोल, उसने मुथियार्स को डिफीट किया और पूरा ये जो तंजावुर रीजन था उसको कैप्चर कर लिया और तंजावुर को फिर अपनी कैपिटल बनाया। और तंजावुर में ही उसने एक टेम्पल भी बनाया, मंदिर बनाया, वो देवी दुर्गा का टेम्पल था। हालांकि उसने और भी जो टेम्पल्स थे उनकी स्टार्टिंग करी। तो जो चोलों की हिस्ट्री है, चोलों की हिस्ट्री टेम्पल बिल्डिंग के लिए भी मानी जाती, क्योंकि कहते हैं कि इन्होंने ऐसे ऐसे टेम्पल बनाए जो कि ह्यूमन के लिए असंभव था। अभी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं कि इन्होंने किसी हिस्टोरियन ने कहा भी कि इन्होंने दानवों की तरह सोचा और जौहरी की तरह बनाया। तो इतने शानदार शानदार मंदिर बनाए जो आज भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है, जिसमें से 3 टेम्पल्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए इसने जो विजयालय था उसने इनके इंटरनल कन्फ्लिक्ट का फायदा उठा के तंजौर रीजन पे कब्जा किया और फिर उसके बाद इनका जो विजय अभियान स्टार्ट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो इंपीरियल चोलास है उसका जो फाउंडर है वो विजयालय, तो विजयालय फर्स्ट ने रूल किया। इनके इंपोर्टेंट रूलर, वैसे तो बहुत सारे रूलर्स थे क्योंकि 300 साल की हिस्ट्री है, बट हम जो मेन रूलर है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे विजयालय, उसके बाद आदित्य फर्स्ट, फिर परांतक फर्स्ट, फिर राजराजा फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट, ये सबसे पावरफुल रूलर थे। इसमें सबसे ग्रेटेस्ट राजेंद्र है और उसके बाद राजराजा, फिर कोलुदुंग फर्स्ट, कोलुदुंग थर्ड, फिर राजेंद्र थर्ड। फिर इनका जो रूल था वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा था, हालांकि इनकी पावर अभी भी थी। तो इस तरीके से हम इन सबके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं विजयालय के बारे में कि विजयालय ने क्या क्या चीज़ की। तो विजयालय के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि सबसे पहले इसने क्या किया था, जो मुथियार्स थे तंजौर के उनको डिफीट किया और उनका जो क्षेत्र था उसको कैप्चर करके तंजौर पे कैप्चर कर लिया। और वहाँ पे मैंने बताया भी था इसने एक टेम्पल का निर्माण कराया, दुर्गा देवी टेम्पल था। और भी टेम्पल बनाए, जैसे आपका चोलेश्वर टेम्पल भी वहाँ पे है क्योंकि भगवान शिव को समर्पित है। और बट दुर्गा देवी का टेम्पल भी बनाया, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। निशुंभ सूदनी देवी मंदिर इसको आज के नाम से जानते हैं। और जब इसने ये मुथियार्स को पराजित किया था तो उसके बाद इसने उपाधि ली थी नरकेसरी। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं कई बार पीसीएस वगैरह या वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हमने यही जानना है और आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है संस्थापक यानी कि फाउंडर ऑफ इंपीरियल चोलास यानी कि चोल डायनेस्टी का संस्थापक था वो आपका विजयालय था। ठीक है, इनको इंपीरियल चोला बोला जाता है, साम्राज्यवादी चोल। इसके बाद देखिए इसका बेटा शासक बनता है जिसका नाम था आदित्य चोल फर्स्ट। आदित्य चोल के बारे में इसको बोला जाता है रियल फाउंडर, ये वास्तविक संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक क्यों है? क्योंकि इसने जो अंतिम पल्लव रूलर थे, वास्तविक संस्थापक अंतिम जो पल्लव रूलर था अपराजित वर्मन, उसको पराजित किया और पूरा का पूरा जो पल्लव किंगडम था उसको चोला का पार्ट बना लिया। इस तरीके से जो इंपीरियल चोलास थे उनकी जर्नी आरंभ हो जाएगी। और इसने भी बहुत सारे टेम्पल बनाए तंजौर में,
टेम्पल बिल्डिंग स्टार्ट हो गई। और इसने जो टाइटल लिया वो कोदंड रामन लिया, तो कोदंड रामन इसका टाइटल था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि रियल फाउंडर कौन था चोला एम्पायर का, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो कौन था, आदित्य फर्स्ट। और इसने जो पल्लवा किंगडम था, पल्लवा किंगडम के जो अंतिम रूलर थे अपराजित वर्मन को, उनको पराजित करके साम्राज्य को चोला का पार्ट बना लिया। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए हम आगे जाते हैं, आगे आप देखिएगा तो इसके बाद आता है परांतक फर्स्ट। परांतक फर्स्ट का जो रूल है वो 907 से 955 सी तक रूल है। ये कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता। बट इसने क्या करा था, इसने पांड्यास को हराया। पांड्यास की कैपिटल थी मदुरई। वो हम आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो संगम एज वाला था। तो मदुरई इनकी कैपिटल थी, इसलिए इसने मदुरई कोंड की उपाधि ली, क्योंकि मदुरई कोंड का मतलब जीतने वाला। मदुरई कोंड, मदुरई कोंड का मतलब मदुरई को जीतने वाला जो चोल था उसको परांतक फर्स्ट बोलते हैं। बट इसने क्या किया था, ये इसने सिर्फ युद्ध का सहारा नहीं लिया, क्योंकि उस समय अगर आप देखेंगे तो सदर्न इंडिया में, डीप साउथ में तीन ही पावर है, चोल, चेर, पांड्य, और उनके बीच में हमेशा राइवलरी चलती रहती थी। तो इसने क्या किया, चेरों को अपना दोस्त बना लिया और चेरों से मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया। वहां की जो राजकुमारी थी उससे इसने शादी करी। इससे क्या था, चेर इनके मित्र हो गए और पांड्यों को इन्होंने आसानी से हरा दिया। और ये पहला रूलर था मतलब जो चोलों में आता है जिसने क्या क्या किया था, फॉरेन टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया था, श्रीलंका पे अटैक किया और उसके कुछ हिस्से पे इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया। लेकिन आगे हम देखेंगे कि राजा के फर्स्ट के टाइम पे पूरा नॉर्दर्न श्रीलंका इनके कंट्रोल में रहेगा। और बाद में तो जो राजेंद्र फर्स्ट था वो लास्ट जो पूरा का पूरा श्रीलंका ही कैप्चर कर लेगा और वहाँ के जो रूलर था महिंदा 5 को उसको कैप्चर कर लेगा और 12 साल तक अपनी जेल में रखेगा। तो इस तरीके से इनकी पावर को दिखाता है। तो उसके बाद ये भी बहुत अच्छा एक बिल्डर था टेम्पल्स का, और इसने जो फेमस काम किया था वो नटराज टेम्पल ऑफ चिदम्बरम, उसका जो विमाना था, विमाना अगर आप सदर्न हिस्ट्री में देखोगे तो जो चोल थे उनको विमान के लिए जाना जाता है। विमान का मतलब सदर्न इंडिया में विमान, जैसे हम नॉर्दर्न इंडिया में शिखर बोलते हैं, तो लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये गर्भगृह है, ये गर्भगृह है जहाँ पे भगवान की मूर्ति, शिवलिंग वगैरह कुछ भी रखा जाता था। इसके ऊपर ये वाला जो हिस्सा होता था इसको जैसे हम नॉर्थ इंडिया में शिखर बोलते हैं, लेकिन सदर्न इंडिया में अगर आप देखोगे तो ये पिरामिडिकल होता था, और इसके ऊपर फिर थोड़ा सा हिस्सा उसको शिखर बोलते थे। तो इसको वहाँ पे विमान बोला जाता है, विमान या विमाना इंग्लिश में, या वैसे विमान। और इसके छोटा सा हिस्सा शिखर होता था, फिर इसके ऊपर फिर जो भी आपको रखना था उसको कुछ रखा जाता था। तो इसने क्या किया, ये जो विमान था इसको गोल्डन यानी कि सोने से भरवा दिया था। तो ये गोल्डन विमाना बोलते हैं, यानी कि इस पे सोने की परत चढ़ा दी थी, इस गोल्डन विमाना। चिदम्बरम टेम्पल फेमस है सदर्न इंडिया में। तो इस तरीके से इसका काम था, और भी बहुत सारे इसने टेम्पल बनाए। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा कि जो नटराज टेम्पल है, नटराज मतलब भगवान शिव, उनको भगवान शिव का टेम्पल है, उनकी एक उपाधि नटराज भी है क्योंकि वो नृत्य के भी देवता है। तो उनको गोल्डन विमाना किसने गिफ्ट किया, तो इसको आप ध्यान रखें, परांतक फर्स्ट इसने ऐसा किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है परांतक फर्स्ट के बारे में। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो बैटल ऑफ तक्कोलम, ये इसके लिए बड़ी डिजास्टर थी, बैटल ऑफ तक्कोलम, क्योंकि उसमें इसको हार का सामना करना पड़ा था। एक्चुअल में क्या था, अगर आप देखोगे कि राष्ट्रकूटास जो रूल करते थे आपके इस वाले रीजन में, राष्ट्रकूटम की अगर आप टेरिटरी को देखोगे तो ये वाला जो रीजन था वो राष्ट्रकूटास का था, ये वाले। क्योंकि जब सातवाना डायनेस्टी का यहाँ पे डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद जो डायनेस्टी आई वो राष्ट्रकूट थी, और राष्ट्रकूट इस वाला जो रीजन था उससे शासन करते थे। तो राष्ट्रकूट जो एक पावरफुल रूलर था जिसका नाम था कृष्णा द थर्ड। कृष्णा द थर्ड ने क्या किया, चोला टेरिटरी पे अटैक किया। उसमें परांतक वर्ड फर्स्ट ही रूलर थे और इनकी हार हुई। और इसमें क्या था कि जो चोला प्रिंस थे राजादित्य ये उन्हीं के बेटे थे जो चेरा राजकुमारी से इन्होंने शादी करी थी। राजादित्य की बैटलफील्ड में मौत हो गई, और उसके बाद जो कृष्णा द थर्ड था उसने तंजौर को लूटा, और इससे क्या था, जो चोलों की जो प्रेस्टीज थी उसका डिक्लाइन हो गया। और उसके बाद जो जैसे श्रीलंका, उसने भी जितना भी एरिया था उसमें इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। तो धीरे धीरे जो चोल पावर थी वो डिक्लाइन हो गई। तो ये जो बैटल ऑफ तक्कोलम है, इसको तक्कोलम का युद्ध बोलते हैं। 948 इंपॉर्टेंट युद्ध है सदर्न इंडिया की हिस्ट्री में, तक्कोलम का युद्ध। किसके बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा द थर्ड के बीच में और परांतक फर्स्ट के बीच में। इसमें जो चोला पावर थी उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड कर दिया, और कृष्णा द थर्ड ने पूरी की पूरी जो तंजावर सिटी थी उसको डिक्लाइन कर दिया। राष्ट्रकूटों के बारे में हम एक अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे। राष्ट्रकूट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं। आपने पुलकेशिन फर्स्ट ने इसको स्टैब्लिश किया था, और पुलकेशिन फर्स्ट के बाद इसका जो पावरफुल रूलर था वो पुलकेशिन सेकंड था, चालुक्यों को स्टैब्लिश करने वाला। तो जब चालुक्यों का एंड हुआ तो उसके बाद जो राष्ट्रकूट आए,
और राष्ट्रकूट एक पावरफुल डायनेस्टी थी जिसका जो फाउंडर था वो दंतीदुर्ग था। और बाद में अगर आप देखोगे तो जो राष्ट्रकूट थे और प्रतिहार थे पाल, इनके बीच में काफी लंबे टाइम तक एक ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल भी चला जिसको हम आगे देखेंगे। तो यानी कि जिस रीजन में चालुक्य डायनेस्टी रूल करती थी पुलकेशिन फर्स्ट के टाइम पे, उसके बाद पुलकेशिन सेकंड, काफी लंबा टाइम था उनका। और उसके बाद फिर राष्ट्रकूट आए। फिर राष्ट्रकूट का जब डिक्लाइन होगा तो जो चालुक्य थे वो चालुक्य अब कल्याणी, उसको अभी मैं डिस्कस करूंगा। एक्चुअल में इसको यहाँ पे हम समझ लेते। देखिए क्या था, एक बार आप समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो इस वाला जो रीजन था, ये वाला जो रीजन है जिसको हम डेक्कन वाला रीजन बोलते हैं, यहाँ पे सातवां आए। एक बार आप टाइमलाइन को देख लीजिएगा। सातवानों के बाद इस वाला जो रीजन था यहाँ पे चालुक्य आए, चालुक्य। और जब चालुक्य एम्पायर बहुत बड़ा हो गया तो सॉरी यहाँ पे चालुक्य आए। चालुक्य जब एम्पायर बहुत बड़ा हो गया तो वो दो भागों में बट गए। दो भागों में बंटने का मतलब था कि एक ईस्टर्न चालुक्य हो गए, एक वेस्टर्न चालुक्य हो गए। जो ईस्टर्न चालुक्य थे उनकी जो कैपिटल थी वो वेंगी थी, और जो आपके वेस्टर्न चालुक्य थे इनकी कैपिटल वातापी थी। वातापी, वातापी या बादामी, आज का बादामी जो कर्नाटक में। तो इनको चालुक्य और बादामी और चालुक्य और वेंगी बोल देते। चालुक्यों के बाद फिर इनका जब डिक्लाइन हो गया वातापी वालों का, तो यहाँ पे राष्ट्रकूट आ गए, राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूटों का जब डिक्लाइन हुआ तो दोबारा से यहाँ पे चालुक्यास आएंगे, लेकिन वो कल्याणी के चालुक्य होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। वेंगी के चालुक्य काफी लंबे टाइम तक रूल करेंगे, बट बाद में ये भी चोलास में मर्ज हो जाएंगे। लेकिन ये जो चालुक्य थे वो काफी पावरफुल थे, चालुक्य, राष्ट्रकूट, फिर दोबारा से चालुक्य, बट वो चालुक्य अब कल्याणी है। तो चालुक्यों की हिस्ट्री हम अलग लेक्चर में देखेंगे, बट अभी आप देखिए इसके बाद जो परांतक फर्स्ट था उसके बाद सुंदर चोला, और जो परांतक सेकंड ने रूल किया, लेकिन इनके रूल में कोई इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ हुआ नहीं जिससे कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। अब हम आगे जाते हैं। इसके बाद आता है सबसे जो पावरफुल रूलर है राजाजा फर्स्ट। तो राजाजा फर्स्ट का जब जो उसका जब वो थ्रोन पे बैठा तब तक पॉलिटिकल कंडीशन उसके फेवर में आ चुकी थी, और तब तक अगर आप देखेंगे तो जो राष्ट्रकूटा थे उनकी पावर भी बहुत डिक्लाइन हो चुकी थी, लगभग राष्ट्रकूटा का एंड हो चुका था, और कल्याणी के जो चालुक्य थे वहां पे थे। तो उसके टाइम पे फेवरेबल कंडीशन थी, पांड्या भी कमजोर थे, चेरा भी कमजोर थे, उसका उसने फायदा उठाया और एक के बाद एक एक्सपीडिशन किया और जीतता गया। जैसे यहाँ पे मैंने नंबरिंग लिखी है, पहला अटैक उसने चेरा किंगडम पे किया, दूसरा उसने पांड्या पे किया, तीसरा उसने इस रीजन जिसको मैसूर रीजन बोलते हैं वहां पे किया, फिर चौथा अटैक उसने अपने बेटे को श्रीलंका भेजा, श्रीलंका को पे अटैक किया, वहां का जो राजा था महिंदा फिफ्थ भाग गया और वो नीचे सदर्न श्रीलंका में जाके रूल करने लगा, नॉर्थ पे इनका कंट्रोल हो गया। इसके बाद इसने पांचवा यहाँ पे किया जो अटैक था वो यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे चालुक्यास और कल्याणी आ चुके थे। चालुक्यास ऑफ कल्याणी, कल्याणी, चालुक्यास ऑफ कल्याणी। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जैसे मैंने अभी बताया था कि पहले सातवाहन, फिर चालुक्य। ये चालुक्य कौन से वाले? वातापी वाले, वेंगी वाले तो इस वाले रीजन में रूल कर रहे थे, वेंगी, इनकी कैपिटल वेंगी थी इसलिए इनको वेंगी बोलते थे। और जब वातापी के बाद फिर राष्ट्रकूट आ गए, राष्ट्रकूट शासन करने लगे, और राष्ट्रकूट के बाद इनकी जो कैपिटल थी वो मानिखेत थी, इनकी कैपिटल मानिखेत। ये छोटी छोटी चीजें आपको समझनी, मानिखेत यहाँ से शासन करते थे। और राष्ट्रकूट के बाद जब राष्ट्रकूट का डिक्लाइन होगा तो फिर चालुक्य आएंगे, वेस्टर्न चालुक्य होंगे क्योंकि पश्चिम में रूल करते थे, बट इनकी जो राजधानी थी वो कल्याणी थी, इसलिए इनको कल्याणी चालुक्य बोलते हैं। तो इसलिए चालुक्य और कल्याणी, इसलिए ध्यान रखिएगा चालुक्य एम्पायर जब बड़ा हो गया तो वो दो भागों में बटा, एक चालुक्य बादामी या वातापी, एक चालुक्य वेंगी। जब चालुक्य और वातापी का डिक्लाइन हुआ तो राष्ट्रकूट आएंगे, राष्ट्रकूट का जब डिक्लाइन होगा तो दोबारा से चालुक्य आएंगे, बट उनको चालुक्य अब कल्याणी बोलेंगे क्योंकि उनकी जो राजधानी थी वो कल्याणी थी। इस तरीके से ध्यान रखना। तो इसके बाद इसने अगला जो अभियान किया, जो इसका पांचवा अभियान था, वो चालुक्य और कल्याणी के अगेंस्ट में था। छठा इसने जो अभियान किया वो चालुक्य और वेंगी, जैसे अभी मैंने बताया था, क्योंकि चालुक्य दो पार्ट्स में डिवाइड थे, ये चालुक्य वेंगी के चालुक्य, इनकी कैपिटल वेंगी थी। हालांकि बाद में इन लोगों का आपस में मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया था। फिर सातवां जो अटैक किया इसने, जो कि शायद इसका अंतिम अटैक था, वो मालदीव के अगेंस्ट किया और मालदीव को भी इसने कैप्चर कर लिया। इस तरीके से ये एक बहुत अच्छा फाइटर भी था, ग्रेट बिल्डर भी था, और इसने बहुत सारे रिफॉर्म भी किए थे, उसको हम आगे देखेंगे। तो जो इंपीरियल चोला की हाइट को पहुंचाने वाले में इसका कंट्रीब्यूशन आता है। उसके बाद इसका बेटा उसको पूरा एक साम्राज्य का रूप दे देगा और नॉर्थ इंडिया को भी जीतेगा। तो आगे हम देखें अब इसके जो विजय अभियान थे, तो जैसे सबसे पहले इसने क्या किया, चेर पे अटैक किया, और चेर का जो शासक था उसमें भास्कर रवि वर्मन था, और इसने सरप्राइज अटैक किया जिसको
कंडलूर सराय, कंडलूर सराय, कंडलूर सराय इंपॉर्टेंट है। कंडलूर सराय का नौसैन्य आक्रमण या नौसैन्य आक्रमण बोलते हैं। और इसमें इसने क्या किया, चेरों पे सरप्राइज अटैक किया। देखिए सरप्राइज अटैक कैसे किया इसने, पहला अटैक किया, उन्होंने सोचा भी नहीं था, उन्होंने सोचा लैंड रूट से आएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। इसने क्या करा, इस रूट से आके सीधे यहाँ पे आके अटैक कर दिया, अटैक करके इनको पराजित करा और इनके साम्राज्य को मिला दिया, जो इन्होंने भी सोचा भी नहीं था। तो ये पहला जो इसका अटैक था, इसमें इसने क्या किया, कंडलूर सराय, कंडलूर सराय, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, नेवल अटैक किया। और वहां का जो राजा था उसका नाम था भास्कर रवि वर्मन। एक भास्कर वर्मन था जो हमने हर्षवर्धन के टाइम पे पढ़ा था, इसका नाम है भास्कर रवि वर्मन। ये पराजित हुआ और इन्होंने फिर चोलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया, चोलों को अब ट्रिब्यूट देने लगे। अगर आप सदर्न इंडिया में देखोगे तो हमेशा डायनेस्टी रहती थी, क्योंकि जो भी हारता था वो उसकी अधीनता स्वीकार करता था, उसको टैक्स पे करता था। फिर इसके बाद जो सेकेंड अटैक इसने किया वो पांड्यों के अगेंस्ट में किया, क्योंकि पांड्य काफी पावरफुल थे और उस समय वहां का जो राजा था वो अंबर भुजंग था। और अंबर भुजंग ने तुरंत हार मान ली, क्योंकि पावरफुल था, बैटल भी। तो सेकेंड जो अटैक हुआ वो पांड्य के खिलाफ, पांड्य। तो यहाँ पे पांड्य है, इनको हराया और इनका जो शासक था अंबर भुजंग, नाम ध्यान रखिएगा, अंबर भुजंग। तो अंबर भुजंग ने हार मान ली। तो इस तरीके से दूसरा अटैक भी इसका सक्सेसफुल रहा। तीसरा मैंने बताया कि यहाँ वाला जो मैसूर रीजन था, ये मैसूर वाला रीजन है, इसको इसने जीता, मैसूर इस क्षेत्र पे इसने कब्जा कर लिया। चौथा अटैक इसने फिर चौथे अटैक में जो किया वो श्रीलंका पे अटैक किया था, श्रीलंका पे आक्रमण किया था। और श्रीलंका में इसने अपने बेटे राजेंद्र फर्स्ट को भेजा था, खुद नहीं गया, राजेंद्र फर्स्ट इसको भेजा। और उस समय जो श्रीलंका का राजा था वो महिंदा फिफ्थ था, महिंदा फिफ्थ भाग गया। और महिंदा फिफ्थ भाग के इस वाला जो रीजन था सदर्न इंडिया में, मतलब साउथ श्रीलंका में, वहां से शासन करने लगा। नॉर्थ वाला श्रीलंका इनका पार्ट बन गया। बाद में जो राजेंद्र फर्स्ट जब खुद राजा बनेगा, पूरे के पूरे श्रीलंका को ही कैप्चर कर लेगा। पांचवा जो इसका अटैक था, चौथे के बाद पांचवा जो अटैक है इसका, तो ये होगा चालुक्यास ऑफ, किसके अगेंस्ट में, चालुक्यास ऑफ, इसको भी हम देखेंगे। हाँ, इसके बाद इसने चालुक्यास ऑफ जो कल्याणी थे उनके अगेंस्ट में अटैक किया और तुंगभद्रा तक का जो सारा रीजन था उसको जीत लिया। छठा जो इसका अटैक था वो वेंगी के अगेंस्ट में था, बट वहां पे इसका मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ, जैसे अगर हम अभी देखें। और फिर लास्ट अटैक जो था इसका, इसको आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसने पांचवा जो अटैक किया वो कल्याणी के जो चालुक्य थे जिनके बारे में मैंने बताया था उनके अगेंस्ट में किया। और इसके बाद इसने ये वाला जो रीजन था तुंगभद्रा, कृष्णा तुंगभद्रा वाला जो रीजन था उस पे, यानी कि जिसको रायचूर दुआब बोलते, उस वाले क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, यानी कि अब तुंगभद्रा इनकी बाउंड्री बढ़ गई। उसके बाद यहाँ पे चालुक्य वेंगी के साथ यहाँ पे अटैक किया, अटैक करके इनको हराया। बट बाद में क्या था, अपनी जो बेटी थी कुंदलवई, उसकी जो शादी थी वो एक विमलादित्य, एक प्रिंस थे वहां के, उनसे शादी करवा दी। इससे क्या था कि ये दोनों आपस में मित्र हो गए और ये मैट्रिमोनियल जो अलायंस था वो काफी फायदेमंद हुआ। इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर जो लास्ट का एक्सपीडिशन था वो मालदीव था, और मालदीव ने भी इनकी जो अधीनता थी वो स्वीकार कर। इस तरीके से इसके टाइम पे काफी बड़ा जो एम्पायर था वो बन चुका था और लगभग पूरा जो सदर्न इंडिया था वो इनके प्रभाव में था। ये आपको ध्यान में रखना, श्रीलंका भी इनके प्रभाव में था, वो भी था। तो जैसे मैंने बताया, पहला जो युद्ध हुआ वो नेवल अटैक था, वो चेरा किंगडम के अगेंस्ट में था, जिसमें जो भास्कर रवि वर्मन थे उन्होंने हार मान ली। दूसरा अटैक इसने किया पांड्यन किंगडम के अंदर, और जो अंबर भुजंग थे उन्होंने हार मानी और पांड्या किंगडम इनका वासल स्टेट बन गया, अंबर भुजंग। इसके बाद तीसरा हम देखेंगे तो इन्होंने मैसूर रीजन जो था उसको कैप्चर किया, मैसूर में छोटे छोटे स्टेट थे उनको हरा के कब्जा कर लिया। चौथा जो अटैक इसने किया वो श्रीलंकन एक्सपेडिशन था। ये जो श्रीलंकन एक्सपेडिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तिरुवल जो तिरुवल लंगम प्लेट्स हैं वहां पे भी इसके बारे में बता रखा है, श्रीलंका एक्सपेडिशन ऑफ राजेंद्र फर्स्ट। इसको कंपेयर कर रखा है रामा के एक्सपेडिशन से, जैसे भगवान राम ने जब श्रीलंका को कैप्चर किया था उसी तरीके से इसको कंपेयर किया गया है। तो रामा वॉज एक्सेल्ड बाय दिस किंग हुज पावरफुल आर्मी क्रॉस द ओशन बाय शिप्स एंड बर्न्ड अप द किंग ऑफ लंका। जैसे भगवान राम ने श्रीलंका को नष्ट कर दिया था, उसी तरीके से जो राजेंद्र फर्स्ट है यानी कि राजा फर्स्ट, उसने इसको वो किया था। तो ये
एक प्लेट्स हैं जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है, थिरु, थिरुवल्लंगम, तिरुवलंगाडु प्लेट्स, यानी प्लेट्स का मतलब आपका ताम्रपत्र होगा, कॉपर प्लेट होगा, ताम्रपत्र। तो थिरंगवालाडू जो ताम्रपत्र है उससे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कि और इसमें पूछा जाएगा, हो सकता है एग्जाम में, कि जो राम का कंपेरिजन इससे राजराजा से कंपेयर किस में किया गया, तो थिरुवल्लंगाडु प्लेट्स में इसका कंपेरिजन किया गया। आगे हम देखते हैं। तो फिर जैसे मैंने बताया था, जो कल्याणी के जो चालुक्य थे उनको पराजित इसने किया था। और रायचूर जो दोआब था वो आपका कृष्णा और जो तुंगभद्रा रिवर है, नदियां हैं, कृष्णा और तुंगभद्रा, इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको रायचूर दोआब बोलते हैं। उसने जो रायचूर दोआब था उस पर भी कब्जा कर लिया। बनवासी, एक वहां पे छोटी सी डायनेस्टी थी, कदम डायनेस्टी थी, उसकी जो कैपिटल थी बनवासी, उस पर भी कब्जा कर लिया। और अब जो राज्य की सीमा थी वो तुंगभद्रा रिवर तक हो गई, यानी कि अब जो क्षेत्र था इनका काफी बढ़ चुका है। इसके बाद मैंने बताया था कि इन्होंने जो वेंगी के चालुक्य थे उनको हराया। पहले तो उनको अपना वासल बनाया, यानी कि सामंत बनाया, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, जो राजराजा प्रथम थे उन्होंने अपनी बेटी की शादी इनके साथ की, क्योंकि उस समय जो मैट्रिमोनियल अलायंस थे वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी। जैसे कुंदावई की शादी की, और विमलादित्य मैंने नाम बताया था, कुंदावई और वहां के जो प्रिंस थे, वहां के जो राजकुमार थे, विमलादित्य की शादी हो गई। इससे क्या था कि इन दोनों जो स्टेट थे, यानी कि जो वेंगी के चालुक्य थे और चोलों के बीच में एक मैरिटल अलायंस हुआ, और वो लंबे टाइम तक हुआ। इसके बाद आप देखोगे बाद में जो राजराजा फर्स्ट थे, राजेंद्र फर्स्ट भी, वो भी अपनी जो एक बेटी थी अमंगा देवी, उसकी शादी जो चालुक्य और वेंगी है उनसे करेंगे। और बाद में जो अमंगा देवी का जो बेटा था, उसका नाम था कुलोतुंग फर्स्ट, वो जब शासक बनता है तो तब जाके फिर ये जो वेंगी के चालुक्य और चोल आपस में मिल जाते हैं। इस तरीके से इन दोनों के बीच में, और तो वेंगी का जो चालुक्य था वही राजा चोलों का राजा बन जाएगा, क्योंकि वो उसका पोता था, यानी कि राजेंद्र फर्स्ट का पोता था। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये सब चीजें हो गई। मालदीव इसका अंतिम एक्सपेडिशन था, और उसके बाद इसने उसको भी मिला लिया। और इसके बाद इसने कई उपाधियां ली, टाइटल लिए। कई बार ऐसे चीजें पीसीएस में पूछी जाती हैं, जैसे जयकोंडा का इसने टाइटल लिया, जयकोंडा का टाइटल लिया। फिर इसने मुमुधी चोला का टाइटल लिया, मुमुधी चोला का टाइटल लिया, चोल का टाइटल लिया। और इसने शिव पाद शेखर, इसकी भी उपाधि ली, शिव पाद शेखर, क्योंकि भगवान शिव के पुजारी थे, काफी टेंपल वगैरह बनाए थे, तो उनको अपनी एलिजेंस पे करते थे। तो इस तरीके से ये टाइटल इसने लिए थे। आगे हम देखें तो टेंपल, बहुत सारे टेंपल्स बनाए। वैसे तो सारे जो चोल किंग थे उन्होंने सब टेंपल्स बनाए, लेकिन इसका जो टेंपल है, जो कि लगभग सदर्न इंडिया का सबसे बड़ा टेंपल है, और पूरे इंडिया में भी, भारत में भी एक बड़े टेंपल्स में आता है। इसका अगर आप यहाँ पे शिवलिंग को भी देखोगे तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवलिंग ऑफ इंडिया है। इस टेंपल के आगे यहीं पर जो प्लेट ग्राउंड बरामदा है, उसमें जो भगवान नंदी की मूर्ति है वो भी वन ऑफ द लार्जेस्ट नंदी है इंडिया की। और इस टेंपल की खास बात क्या है ना, इसमें लकड़ी यूज हुई है, कोई मोटार कोई कुछ भी यूज नहीं हुआ, सिर्फ पत्थरों का टेंपल है। और इसका जो विमाना है, ये जो विमाना मैंने बताया था अभी पीछे, ये लगभग 59 मीटर हाई है, जो कि वन ऑफ द टॉलेस्ट विमाना ऑफ द वर्ल्ड है, और इंडिया में तो सबसे ऊंचा है। और इसके ऊपर ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है कि 80 टन का पत्थर रखा गया है। कैसे रखा गया होगा, ये एक जो इंजीनियर्स है उनके बीच में एक एस्ट्रोनॉमिकल फिगर है, क्योंकि 1010 में ये बनाया था। उसमें टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी, तो मंदिर के ऊपर एक बड़ा पत्थर, तो इसके लिए कहते हैं कि उन्होंने बड़ी रोड बनाई होगी और उसके बाद उसको लुका लुका के हाथियों से यहाँ पहुंचाया होगा, बाद में उस रोड को हटा दिया होगा, ऐसा लोग कहते हैं। बट ये जो भी था वो इंजीनियर मार्वल था। इसको वृहदेश्वर टेम्पल बोलते हैं। वृहदेश्वर टेम्पल दो है, अभी हम पढ़ेंगे। एक वृहदेश्वर टेम्पल जो गंगेकोंड चोलपुरम में बनेगा, भगवान शिव को डेडिकेटेड है। भगवान शिव और विष्णु वहां पे पॉपुलर थे, अभी हम आगे पढ़ेंगे। और इसको राजराजेश्वर मंदिर भी बोला जाता है, राजराजेश्वर मंदिर, कई बार एग्जाम में पूछा गया, राजराजेश्वर टेम्पल मंदिर। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, तो इसको ध्यान रखेगा। और विमाना मैंने बताया था कि अगर आप देखेंगे तो सदर्न इंडिया में जो विमाना को ऊंचा यानी बड़े हाइट में बनाने का जो काम किया वो चोलों ने किया। इसलिए मैंने बताया था कि चोलों ने दानवों की तरह सोचा, राक्षसों की तरह सोचा, डेमन्स की तरह सोचा, और जौहरियों की तरह बनाए। इतने शानदार शानदार मंदिर उन्होंने बनाए। इसको हम आर्ट एंड कल्चर में सेपरेट डिस्कस करेंगे, तो इसलिए अभी हम नहीं करें, क्योंकि लेक्चर फिर लंबा हो जाए। तो कुछ चीज़ें हम आर्ट एंड कल्चर के लिए छोड़ दे रहे हैं, वहाँ पे उसको हम डिस्कस कर लेंगे।
इसके बाद इनका जो बेटा था वो राजेंद्र फर्स्ट वो बना, और जैसे ही वो शासक बना तो उस समय लगभग जितने भी स्टेट थे उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया। यहाँ से पांड्यास इंडिपेंडेंट हो गए, ये महिंदा जो फिफ्थ था इसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर, मालदीव ने कुछ नहीं किया, इसको दोबारा से सबको जीतना पड़ा। और इसका सबसे जो फेमस एक्सपेडिशन है वो तो एक तो यहाँ का है गंगा वाला, और एक श्री विजय का। तो इतना बड़ा एम्पायर बना दिया, ये भी एक बहुत बड़ा रूलर था। इसके जो रिलीजियस गुरु थे उनका नाम ईशान शिव था, वो कई बार पूछ ले जाते हैं ईशान शिव। ये ईशान शिव ये तमिल ग्रेट तमिल सेंट थे, वो उसको इसने अपना गुरु बनाया। और उसके बाद इसने अपनी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट करी। तो सबसे पहले इसने क्या करा, श्रीलंका पे अटैक किया। यहाँ का जो राजा था जैसे मैंने बताया था महिंदा फिफ्टी था, जो सदर्न इंडिया में भाग गया था, और राजा की मौत होते ही इसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस, महिंदा फिफ्थ। और जब इसको ये पता चला राजेंद्र को, तो उसने यहाँ पे अटैक किया, महिंदा फिफ्थ को पकड़ के ले आया और 12 साल तक जेल में डाला, और पूरा का जो पूरा श्रीलंका था उसको कैप्चर कर लिया। अब इस तरीके से पूरा श्रीलंका मालदीव ऑलरेडी इसके कब्जे में। फिर इसने दूसरा नंबर किसके खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ, यानी कि चेर और पांड, इनको हराया। तीसरा यहाँ पे जो चालुक्य कल्याणी थे उनका जो राजा था जयसिंह सेकंड, उसको हराया। और उसके बाद फिर उसको अपना ट्रिब्यूटरी स्टेट बनाया। फिर यहाँ पे मैंने बताया था कि जैसे उन्होंने मैरिटल अलायंस किया, तो उसने भी मैरिटल अलायंस किया, अपनी जो बेटी थी अमंगा देवी उसकी शादी करवा दी, अमंगा देवी, इससे ये इनके दोस्त बने रहे। फिर इनकी सहायता से इसने अपना इस वाले रीजन में, यानी कि गंगईकोंड चोलपुरम के लिए जो उपाधि ली थी, वो यहाँ पे अटैक किया। यहाँ पे उस समय जो पाला डायनेस्टी के रूलर्स थे उनका नाम था महिपाल फर्स्ट। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। महिपाल हार गए और इसने फिर उपाधि ली गंगईकोंड चोल की, गंगा को जीतने वाला चोल, गंगईकोंड चोल। और एक नई सिटी का एक नई सिटी को बनाया जिसका नाम रखा गंगईकोंड चोलपुर, और वहां पे भी इसने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया। इसका जो छठा अटैक था फिर वो श्री विजय एम्पायर के अगेंस्ट में था, और ये पूरा का पूरा जो रीजन है वो श्री विजय एम्पायर है। श्री विजय एम्पायर काफी फेमस एम्पायर था, बुद्धिस्ट था, और इन्होंने यहाँ पे मठ बनाने की भी परमिशन मांगी थी, इनको दे दी गई थी, और इसने श्री विजय एम्पायर को डिस्ट्रॉयड किया। उसके कुछ रीजंस थे उसको हम देखेंगे। और यहाँ पे एक जगह कदरम, जो इनकी इंपोर्टेंट सिटी थी शायद, उसको भी जीता और कदरम कोंड की उपाधि ली। तो एक उपाधि इसने गंगईकोंड चोल के लिए, दूसरी उपाधि कदरम कोंड, यानी कि जीतने वाला। जैसे यहाँ पे गंगा इंपोर्टेंट है, वैसे वहाँ पे कदरम जो जगह थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मलेशिया में पड़ेगी आज कदरम, तो कदरम कोंड की उपाधि ली। इस तरीके से इसने एक एक करके पूरा एक साम्राज्य बनाया, और साम्राज्य बनाने के बाद फिर इसने अच्छे से शासन किया। एक मैरीटाइम सिल्क रूट है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, उसको भी इसने कंट्रोल किया। इस तरीके से इसके टाइम पे जो ट्रेड एंड कॉमर्स काफ़ी इम्प्रूव हुआ, क्योंकि इस साइड में उस समय खलीफेट आ चुकी थी और अब्बासी खलीफा रूल कर रहे थे, और यहाँ से ये ट्रेड होता था जो चाइना की तांग डायनेस्टी थी वहां तक। इस तरीके से पूरा का पूरा एक ट्रेडिंग पॉइंट बन गया था, मैरीटाइम सिल्क रूट बन गया था, जिसको चोला कंट्रोल करते थे। इसलिए जैसे मैंने बताया कि जो चोला, ये बे ऑफ बंगाल थी, इसको चोला लेक बोला जाने लगा था, बट पूरे जो इंडियन ओशन था इसमें इनका इम्पैक्ट था। और राजेंद्र फर्स्ट की नेवल जो पावर थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए एक नेवल ट्रेनिंग शिप 1972 में, जिसका नाम राजेंद्र के नाम पे रखा गया, उसको अभी मैं दिखाऊंगा, वो अभी आज भी एक ट्रेनिंग शिप। इस तरीके से जो राजेंद्र फर्स्ट था उसने ये किया। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या उसने किया, एक के बाद एक मिलिट्री कैंपेन। जैसे मैंने बताया कि पहला एक्सपीडिशन उसने किसके अगेंस्ट में किया, श्रीलंका के अगेंस्ट में किया। श्रीलंका का जो रूलर था महिंदा फिफ्थ था, महिंदा फिफ्थ हारा, उसको वो पकड़ के लाया और जेल में डाल दिया, 12 साल तक उसको जेल में रखा, और उसके बाद पूरे के पूरे श्रीलंका को ऑक्यूपाई कर लिया, पूरा श्रीलंका कैप्चर कर लिया, मालदीव ऑलरेडी कैप्चर। इसके बाद मैंने बताया था कि इसने चेरों को हराया और पांड्यास को हराया। इनको हराने के बाद इनको भी अपना ट्रिब्यूटरी स्टेट बना दिया। उसके बाद इसने चालुक्यास और कल्याणी को हराया। वहां पे मैंने बताया था कि जो राजा था जिसका नाम था जयसिंह सेकंड, और एक युद्ध हुआ था जिसको मास्की का युद्ध बोलते हैं। मास्की आपका कर्नाटका में पड़ेगा, जहाँ पे अशोक का अभिलेख भी है। तो मास्की के युद्ध में हराया, और अब इनके बीच की जो सीमा थी वो आपकी तुंगभद्रा नदी हो गई। इस तरीके से जो चालुक्यास थे उनको भी इसने हराया। इसके बाद अगला जो अटैक होगा वो अटैक क्या, वो एक मैरिटल अलायंस हो जाएगा। अटैक तो नहीं था, क्योंकि उनसे वेंगी के जो चालुक्य से इनके अच्छे रिलेशन थे। तो मैंने बताया था कि अपनी जो बेटी थी अमंगा देवी की शादी कराई, और अमंगा देवी का ही जो बेटा था, आगे हम पढ़ेंगे, जिसका नाम था कुलुतोंग फर्स्ट। ये चोलों का राजा बनता है, क्योंकि वहां पे कुछ इश्यूज थे। जो कुलुतोंग फर्स्ट था वो राजेंद्र का ही मतलब पोता था, अपनी उनकी बेटी का बेटा था। और ये जब राजा बनता है तो फिर ये दोनों वेंगी के चालुक्य और चोला आपस में मिल जाते हैं, यानी कि उनका मर्जर हो जाता है। बट इसके बाद धीरे धीरे एम्पायर का डिक्लाइनिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। नॉर्थ इंडिया एक्सपीडिशन के लिए जाना जाता है हमेशा इसको, राजेंद्र चोला को, क्योंकि इसने जो बंगाल के पाल रूलर थे, महिपाल फर्स्ट, ये पाल रूलर थे,
पाल शासक थे, इनको पराजित किया। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसको हराया था उस समय, पाल रूलर कौन था। और गंगा के उत्तर में जो भी छोटे छोटे स्टेट थे उनको भी हरा के इसने अपनी आर्मी को गंगा को पार कराया। और उसी उपलक्ष्य पे इसने एक सिटी बनाया जिसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम, और उपाधि मिली गंगईकोंडा की, यानी कि गंगा को जीतने वाला चोल। और उसी में एक उपलक्ष्य पे इसने एक सिटी बनाई जो फिर राजधानी भी बनी, जिसका नाम था गंगईकोंड चोलपुरम। इस तरीके से इसने इस राजधानी का निर्माण कराया। और जो गंगईकोंड चोलपुरम है, इसमें जैसे मैंने बताया था वृद्धेश्वर टेम्पल 2 है, तो इसने यहाँ भी एक वृद्धेश्वर टेम्पल बनाया अपने पिता की तरह, जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। हालांकि ये उसके बराबर बड़ा नहीं, लेकिन सेकंड नंबर का वहाँ का जो टेम्पल है वो वृद्धेश्वर टेम्पल ही आता है। इसको राजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, जैसे उसको राजेश्वर बोलते थे, इसको राजेश्वर मंदिर बोलते हैं। और ये भी भगवान शिव को डेडिकेटेड है उसी डिजाइन में, बट वृद्धेश्वर टेम्पल या इसको गंगईकोंड चोलपुरम भी टेम्पल भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो वृद्धेश्वर टेम्पल है वो 2 है। एक वृद्धेश्वर टेम्पल इसके फादर राजराजा फर्स्ट ने बनाया था जो तंजावुर में, और इसने जो बनाया था वो आपका गंगईकोंड चोलपुरम में बनाया था। दोनों ही भगवान शिव को डेडिकेटेड। इसके अलावा इसने उसके वेस्ट में, क्योंकि गंगा को जीता था, तो इसने क्या करा था, चोल गंगम नामक एक लेक बनाई थी। चोल गंगम लेक इतनी बड़ी लेक है कि लगभग 16 माइल की थी। ये झील है चोल गंगम वेस्ट में, और इसमें माना जाता है कि वहां से जो गंगा का पानी लाया था वो डाला था। उसी मेमोरी में इसने वो झील भी बनाई थी। और ये इससे भी पता चलता है, हो सकता है कि वहाँ पे पानी वगैरह की प्रॉब्लम रही हो, तो उसके लिए भी पानी की सप्लाई के लिए कि भाई नई सिटी है तो वहाँ पे पानी की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस तरीके से इसने वहाँ पे लेक बनाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है, चोला गंगम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और वृद्धेश्वर टेम्पल इंपॉर्टेंट है। किसको हराया था, महिपाल फर्स्ट को हराया था। किससे शादी करी थी, अम्मंगा देवी से, उसी से बेटा हुआ था जिसका नाम था कुलुतुंग फर्स्ट, जो बाद में चोला शासक बना। इस तरीके से इसने मैट्रिमोनियल अलायंस और एक्सपीडिशन करके लगभग जीत ली। इसका जो सबसे फेमस एक्सपेडिशन था वो श्री विजय के अगेंस्ट में था। उसके 2 रीजन थे, उसको भी हम देखेंगे। और वहाँ पे जो मलेशियन रीजन था वहाँ भी इसने कैप्चर किया। और जैसे मैंने बताया था कदरम कोंडा, कदरम एक वहाँ पे जगह है मलेशिया रीजन में आज भी है, तो वहाँ से उसने जो टाइटल लिया वो कदरम कोंडा की उपाधि ली। तो गंगई एंड चोला, ये कदरम कोंडा, ये दोनों उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसकी कोंडा का मतलब जीतने वाला, जैसे कदरम को जीतने वाला या गंगा को जीतने वाला, इस तरीके से उसने उपाधियां ली। अब देखिए क्यों उसने अटैक किया, इसके लिए एक थ्योरी है। जैसे हम देखते हैं कि श्री विजय एम्पायर इतना पावरफुल एम्पायर था और एक रिस्की नेवल एक्सपीडिशन था, हार भी जा सकता था, तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, इसके लिए 2 थ्योरी चलती। अब 2 थ्योरी क्या चलती है, जैसे अगर आप श्री विजय एम्पायर की लोकेशन को देखोगे, देखिए ये श्री विजय एम्पायर, इसके ऊपर यहाँ पे कंबोडिया की डायनेस्टी थी, जहां पे जिसको अंगकोर डायनेस्टी बोलते थे, अंगकोर डायनेस्टी, अंगकोर डायनेस्टी, जिन्होंने अंकोर वाट के बड़े बड़े टेंपल बनाए थे। तो ऐसा माना जाता है कि जो चोलास थे और इनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन थे, अंकोर वाट डायनेस्टी या अंगकोर डायनेस्टी और इनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन थे। बट इन लोगों के आपस में अच्छे रिलेशन नहीं थे, इसलिए इनके बीच में युद्ध हुआ और जो श्री विजय रूलर थे उसने अंकोर पे अटैक किया। और क्योंकि ये दोनों फ्रेंड थे तो सिंपल सी बात थी, इसकी मदद करने के लिए ये आया और उसको डिफीट कर दिया। एक थ्योरी तो ये है, बट एक थ्योरी दूसरी है जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो पहली थ्योरी हमने पढ़ी, अब दूसरी जो थ्योरी है वो थ्योरी थोड़ा सा सुटेबल सी फील होती है, उसको हम देखते हैं। तो पहली थ्योरी हमने देखा कि द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंबोडियन अंकोर डायनेस्टी एंड श्री विजय एम्पायर, अंकोर वर द एलाई ऑफ चोला, उनके फ्रेंड थे, सो टू सपोर्ट अंकोर किंग, वो उसने वहां पे अटैक किया। बट ये थ्योरी से ज्यादा बेटर थ्योरी हमें सेकंड लगती है, स्टूडेंट के बीच की आपस में डिस्प्यूट है, ये है आपकी पॉलिटिक्स ऑफ तमिल गिल्ड्स एंड मैरीटाइम सिल्क रूट। तो मैरीटाइम सिल्क रूट जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इस वाला जो रीजन था, यहाँ पे जो मुस्लिम एम्पायर बन चुका था और अब्बासी कैलिफेट डेवलप हो चुकी थी। खलीफा एक पोस्ट होती थी जो इस्लाम में बहुत सबसे पावरफुल पोस्ट होती थी। पैगंबर साहब के बाद पॉलिटिकल और रिलीजियस पावर का जो केंद्र था वो खलीफा के पास था, और खलीफा पूरे पॉलिटिकल वर्ड और रिलीजियस वर्ड का हेड होता था इस्लाम में। तो उस समय जो कैलिफेट थी वो धीरे धीरे पहले तो जो कैलिफ बनता था वो कौन बनता था, जो सबसे योग्य होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वहाँ पे डायनेस्टीज आ गई। तो अभी जो यहाँ पे खिलाफत रूल करती थी या कैलिफेट रूल करती थी वो अब्बास, ये भी काफी पावरफुल होते थे। और इधर चाइना की तांग डायनेस्टी, तो यहाँ से धीरे धीरे इनके बीच में क्या हो गया था, पूरा का पूरा ट्रेड लिंक डेवलप हो चुका था। इसको मैरीटाइम सिल्क रूट भी आप कहते हैं क्योंकि वहाँ आगे चला जाता था। इससे क्या होता था, देखिए उस समय क्या था, स्टार्टिंग में जो थे शिप टेक्नोलॉजी बहुत बेटर नहीं थी, तो शिप क्या होते थे, 2 जगह रुकते थे, एक तो यहाँ पे रुकते थे फ्यूल वेल के लिए, और दूसरा ये जो स्टेट ऑफ मलक्का यहाँ पे रुकते थे। इससे जो तमिल गिल्ड्स होती थी, तमिल गिल्ड्स का मतलब ये यूपीएससी ने कई बार पूछा भी है और अलग अलग एग्जाम में, गिल्ड्स का मतलब होता है मर्चेंटाइल कम्युनिटी, यानी कि व्यापारिक समूह,
जो क्या करते हैं, व्यापार को फैसिलिटेशन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आज फिक्की वगैरह, एसोचैम वगैरह के ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या होता था, इससे क्या होता था, तमिल जो गिल्ड्स होते थे यानी कि तमिल व्यापारी, इनको काफी फायदा होता था और उनका व्यापार बहुत चलता था। लेकिन बाद में क्या था, फ्यूलिंग टेक्नोलॉजी बेटर आ गई और शिप बड़े हो गए और उनको रुकना नहीं पड़ता था, अब वो सीधे क्या करते थे, यहाँ से यहाँ चले जाते थे। इससे क्या था, जो तमिल गिल्ड हो रही थी उसको नुकसान हो रहा था। उसके बाद ये जो श्रीविजय एम्पायर था वो टैक्स ज्यादा लगा रही थी और वो कहीं ना कहीं कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी इसकी, और तमिल गिल्ड्स को इनसे बहुत नुकसान होता। तो इससे क्या था कि गिल्ड काफी पावरफुल होती थी, वो राजा को सलाह भी देती थी। तो कहते हैं कि जो गिल्ड थी उन्होंने राजा को सलाह दिया कि आप क्या करो, इस एरिया को कैप्चर कर लो, जिससे कि हमारा जो व्यापार है वो बचा रहे, नहीं तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और ये जो श्रीविजय एम्पायर है ये मेन कल्प्रिट है। तो कहते हैं कि इसने वहां पे अटैक किया और पूरा जो श्रीविजय एम्पायर था उसको डिस्ट्रॉय करके पूरा का पूरा जो क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट के अपने ट्रिब्यूटरी स्टेट बना लिया। और मलेशिया रीजन में जो इंपॉर्टेंट रीजन था जिसको कदरम बोलते थे, उस कदरम रीजन पे भी कब्जा किया और उसके बाद इसने कदरम कोंड की उपाधि। इस तरीके से इसका जो ये अभियान था, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है जो चलता है, फेमस है। इसके अलावा अगर हम देखें तो उसने बहुत सारे टाइटल लिए, जैसे गंगईकोंड चोलापुरम सिटी बनाया था, ये सॉरी इसने गंगईकोंड चोल की उपाधि ली थी, पुरम तो सिटी है उसकी, चोला, गंगईकोंड चोला का मतलब गंगा को जीतने वाला चोला। उसके अलावा इसने कदरम कोंडम की उपाधि ली और उसके अलावा मुदिति कोंडम की उपाधि ली, उसके अलावा पंडित चोलम की उपाधि ली, ऐसे बहुत सारे उपाधि ली। तो मैंने बताया था कि ये नेवल सुप्रीमेसी के लिए फेमस है, इसलिए भारत सरकार ने 1972 में टीएस राजेंद्र नामक एक नेवल एकेडमी, एक नेवल ट्रेनिंग शिप बनाया, जो आज भी भारत में भारत सरकार की ओर से काम कर रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके नाम पे ये नेवल एकेडमी या ट्रेनिंग शिप स्टार्ट किया गया था, तो वो टीएस राजेंद्र, क्योंकि इनकी जो नेवल पावर थी उसी को देख के भारत ने किया था। तो ये इससे पता चलता है कि भारत पुराने टाइम पे नेवल ही, मतलब एक व्यापार के रूप में तो प्रसिद्ध था ही, लेकिन भारत की जो नेवल सुप्रीमेसी थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बीच में और भी शासक हुए लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। अब रूल आता है कुलुतोंग फर्स्ट, ये अमंगा देवी का सन था और इसने इसके टाइम पे धीरे धीरे क्या था कि जो एम्पायर था वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और जो चालुक्य और वेंगी मर्ज विद चोला, क्योंकि ये मैंने बताया था जो कुलतुंग फर्स्ट था वो अमंगा देवी यानी कि जो राजेंद्र फर्स्ट की बेटी थी उसका बेटा था। तो ये जब राजा बना तो दोनों आपस में मर्ज हुए, लेकिन इसके काल में धीरे धीरे इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गई, जैसे श्रीलंका ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने के बाद भी ये थोड़ा सा एक लिबरल रूलर था, अपनी बेटी की शादी फिर भी उसने वहां के शासक से करी। कल्याणी के जो चालुक्य थे वो पावरफुल हो गए, उन्होंने वेंगी रीजन को भी जीत लिया और रायचूर दोआब को भी जीत लिया, मैसूर रीजन को भी जीत लिया। इस तरीके से इसने सब कुछ लगभग खो दिया और छोटा सा जो एरिया था वो इसके हाथ में आ गया। इसके अलावा इसके जो कोर्ट पोइट थे उनका नाम था जय गोंदार, और उन्होंने फेमस जो बुक लिखी है कलिंगुतु पढ़नी बुक लिखी है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टाइटल लिया था, टाइटल उतना इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बाद हम देखें, इसके बाद कुलुतोंगा थर्ड, इसके टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट जो थी चेरा और पांड्या भी डिक्लेयर करके इंडिपेंडेंट। तो धीरे धीरे जो चोला एम्पायर था उसकी जो टेरिटरी थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। फिर लास्ट रूलर है जिसका नाम है राजेंद्र थर्ड। तो जो राजेंद्र थर्ड था उसका रूल है 1250 से 1269। इस समय क्या था कि वहां पे जो हमने पढ़ा था, जो चालुक्य सौ कल्याणी थे उनका पावर भी डिक्लाइन हो चुका था, और जो मैसूर रीजन था, कर्नाटक रीजन, वहाँ पे होयसेल लोग आ चुके थे, होयसला डायनेस्टी। ये अपने टेम्पल्स के लिए फेमस है क्योंकि इन्होंने स्टार शेप टेम्पल बनाए थे। तो जो होयसला थे वो आपस में डिसिसिव मतलब डिवाइसिव पॉलिटिक्स करते थे, आपस में एक दूसरे को लड़ा के शासन करते थे। तो इससे क्या था, चोला कमजोर हो रहे थे और फाइनली जो पांड्यास थे उनकी पावर का राइज हुआ। और एक किंग था वहां पे, जात वर्मन सुंदर पांड्या, इसका नाम ध्यान में रखिएगा, जात वर्मन सुंदर पांड्या सेकंड। इसने क्या किया, ये होयसलों को भी हराया और फाइनली जो राजेंद्र थर्ड था उसकी जो आर्मी थी उसको भी हरा के फाइनली 1279 में चोलों का द एंड हमेशा के लिए हो। इनकी एक फॉरेन ब्रांच अभी हम पढ़ेंगे, फिलीपाइन में काम करती थी, लेकिन भारत से इनकी हिस्ट्री हमेशा के लिए खत्म हो गई। और अब पांड्या इस क्षेत्र में आगे आ जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे देखेंगे विजयनगर एम्पायर, वो मेडिवल इंडिया का पार्ट हो। जो फॉरेन ब्रांच ऑफ चोलास है उसके बारे में, ये फिलीपाइंस था, वहां पे थी। फिलीपाइंस में एक सीबू या सुगबू करके एक सिटी थी, वहां पे ये स्टैब्लिश हुई थी। और इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है राजा मुदा लुमिया, राजा मुदा लुमिया, राजा मुदा लुमिया। ये एक चोल प्रिंस था जो एक मिलिट्री एक्सपीडिशन में वहां पे गया था और उसने वहां पे एक ब्रांच स्टैब्लिश करी और ये 16 सेंचुरी तक वहां पे काम करती रही। उसके बाद जब डच वगैरह आए तो वो उनको रिप्लेस कर दिया। तो कई बार एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है किसने स्टैब्लिश किया था और कहाँ पे किया था, तो सीबू जगह का नाम ध्यान रखना। तो ये लंबे टाइम तक यानी कि 16 सेंचुरी तक, जब तक वहाँ पे डच नहीं आए थे तब तक ये वाली जो फॉरेन ब्रांच थी वो वहाँ पे रूल करी थी। लेकिन भारत से जो चोल थे वो हमेशा के लिए
भारत की हिस्ट्री से वो निकल चुका। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं कि चोलों का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन खासकर इनका जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है वो खास बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इन्होंने क्या किया था, एक बहुत अच्छा काम किया था, एक फुली डेवलप्ड सेक्रेटरीट स्टैब्लिश किया था, सचिवालय जिसको हम बोलते हैं, और एक पूरा रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम था। जो पाम लीव होती है भोजपत्र वगैरह में, हर चीज़ को रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था। जैसे आज हम देखते हैं कि सारी चीज़ों को गवर्नमेंट रिकॉर्ड करती है, तो वो रिकॉर्डिंग होती थी जिससे कि मेजरमेंट वगैरह किया जाए। अभी जैसे मैंने बताऊंगा कि 1000 एडी में जो राजा फर्स्ट थे उसने पूरा मेजरमेंट सिस्टम कराया, सारी लैंड की माप कराई, उस पर कितना रिवेन्यू का सारा सिस्टम। तो इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप किया था। और इनका जो राजा होता था, पूरा जो राज्य था उसको छोटे छोटे 9 प्रोविंसेस बोलते, 9 प्रांत थे, उनको मंडलम बोलते थे। मंडलम, हर मंडलम में गवर्नर होता था जिसको रूल करता था। जो बड़े मंडलम थे वो वलनाडु में डिवाइड होते थे, और वलनाडु पूछा गया, वलनाडु नाडु में डिवाइड होते थे, और नाडु यानी कि आज के डिस्ट्रिक्ट हो गए। और जो वलनाडु थे एक टाइप से एक कमिश्नरी टाइप का एरिया हो गया। जो नाडु थे वो ऑटोनोमस असेंबली यानी कि स्वायत्त जो संस्था होती थी, स्वायत्त सभा होती थी जिसका इलेक्शन वगैरह होता था, उससे रेगुलेट होते थे। इसको नट्टार बोला जाता था। ये भी टर्म इंपॉर्टेंट है, ऐसे टर्म एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद तहसील होती थी जिसको कुर्रम या कोट्टम बोलते थे, कोट्टम या कुर्रम, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और फिर विलेज होते थे। इनका जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो शानदार है। और उसी के बारे में अभी हम देखते हैं कि इनका जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या था। इसको लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, कि जैसे भारत में अगर आप बोलते हैं जैसे लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम पंचायती सिस्टम बोलते हैं, उसी तरीके का सिस्टम इनका भी था। तो जब हम पॉलिटी में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो उसमें चोल, उसके अलावा मौर्यास, उसके अलावा अकबर यानी कि मुगल एम्पायर, इन सब का नाम आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सदर्न इंडिया में स्टार्ट किया था ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन की फॉर्म में, वो चोलों का था। इसलिए, और इसका जो भी क्रेडिट जाता है वो राजराजा फर्स्ट को जाता है। इसको भी ध्यान रखना, कई बार ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजराजा फर्स्ट के टाइम पे ही ये सारा का सारा सिस्टम डेवलप किया था। तो वहां पे क्या था, देखिए उर होता था, एक विलेज उर में सभी जातियों के लोग रहते थे। बट ये जो असेंबलीज होती थी, जैसे हमने पढ़ा ऑटोनोमस असेंबली होती थी, इनका चुनाव होता था और हर कोई इसका मेंबर नहीं बन सकता था। उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन होती थी, आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए था, उसके अलावा आप टैक्स पेयर होने चाहिए थे, आपकी लैंड होनी चाहिए, ऐसे करके आपके अंदर क्वालिटीज होनी थी, तब उसके मेंबर बनते थे। इसके अलावा दूसरा होता था सभा, या इसको महासभा भी बोलते थे। और ये सभा जो थे ये अग्रहार विलेजेस थे। अग्रहार विलेज क्या होते थे, जो ब्राह्मण्स को दान में दी जाते थे। बट और इनमें क्या होता था, सिर्फ ब्राह्मण्स रहते थे, इसमें सब लोग रहते थे। इस तरीके से वहां का पूरा एक ऑटोनोमस सिस्टम था। यही लोग अपने लोगों का चुनाव करते थे, सिस्टम बनाते थे। इसको अलग से एक वीडियो में जब सदर्न इंडिया का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसमें मैं अलग से समझाऊंगा पूरा, क्योंकि इसको हम विजयनगर से भी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आगे तक ही चलता रहा। लेकिन ये बहुत अच्छा सिस्टम था, यानी कि ऑटोनोमस सिस्टम था। ऐसे समझिए कि जैसे पंचायती सिस्टम होता है उसी तरीके से ये सिस्टम काम करता था। तो इस तरीके से ये सिस्टम था। अब हम आगे देखेंगे कि ऑफिशियल्स कौन कौन से थे जो यहाँ पे रूल काम करते थे। अब देखिए इनके ऑफिशियल्स की बात करें तो एक ऑफिशियल ओले होता था, ऐसे टर्म्स को आप ध्यान रखना, ओले। ये पूरे जो राजा के का एडमिनिस्ट्रेशन होता था, ऑफिस इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ किंग। जो राजा से रिलेटेड, राजा का जो पर्सनल जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता था ये संभालता। और जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते थे उनको पेसंद्रम बोलते थे। ऐसे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, जैसे आज हम IAS PCS बोलते हैं, पेसंद्रम। और जो छोटे ग्रेड सी और डी के ऑफिसर होते थे उनको शेरुतरम बोलते थे, शेरुतरम। ऐसे टर्म्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर सदर्न इंडिया से ऐसे टर्म पूछा जाता है। और इसके अलावा वलक्कारा होते थे। वलक्कारा कौन होते थे, बॉडी गार्ड्स ऑफ किंग। और मार्को पोलो इनके बारे में बता रहे हैं, जो बॉडी गार्ड्स होते हैं, मार्को पोलो ने इनके बारे में बताया। मार्को पोलो ने विजिट किया था जब वो चाइना के बाद यहाँ पे लौटा था। मार्को पोलो के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। काफी बड़ा एक्सप्लोरर था, वर्ल्ड एक्सप्लोरर था, और चाइना के बारे में उसने काफी कुछ लिखा हुआ है। तो वो जब यहाँ पे आता तो बताता है कि जो चोला किंग की जब डेथ होती थी तो उसके बॉडीगार्ड भी उसके साथ में, उसकी जो चिता थी उसमें जल जाता था। जैसे सती सिस्टम टाइप का था, उसी टाइप का। मतलब वहाँ पे तो सती में तो उसकी वाइफ जलती थी, बट यहाँ पे क्या था, उसके बॉडीगार्ड भी जलते थे। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है उसके बारे में नहीं, बट मार्को पोलो ने ऐसा बोला है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या है टैक्स सिस्टम कैसे था। तो लैंड रेवेन्यू चीफ सोर्स ऑफ इनकम है, हमेशा से एंशिएंट इंडिया में जो भू राजस्व होता था वही सबसे इंपॉर्टेंट इनकम थी। और वैसे तो ये 1/3 होता था, बट कहा जाता है कि जो है वहाँ पे आपके कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं कि राज राजा के टाइम पे ज़्यादा था, उसने 50% लिया था, हाफ लिया था, क्योंकि वो एम्पायर को बिल्ड कर रहा था, हो सकता है उसने इसलिए ज़्यादा लिया। इसके अलावा एक चतुर्वेदी मंगलम भी होते थे। चतुर्वेदी मंगलम, चतुर्वेदी मंगलम क्या होते थे, ये जो टैक्स फ्री लैंड टू ब्राह्मण्स को जो टैक्स फ्री लैंड दी जाती थी वो आपकी ये चतुर्वेदी मंगलम। आगे आप ब्रह्मदेव भी सुनेंगे, तो ब्रह्मदेव क्या थे, वो पूरे के पूरे टेम्पल्स को जो एरिया दिया जाता था वो ब्रह्मदेव होते थे।
तो ये जो ब्राह्मण को बिना टैक्स के, क्योंकि ब्राह्मण सुप्रीमेसी थी सदर्न इंडिया में, अगर आप देखोगे ब्राह्मण का डोमिनेंस था स्टार्टिंग से, तो इसलिए ब्राह्मण को वहाँ पे, और ये ब्राह्मण रूलिंग क्लास को बहुत सपोर्ट करते थे। आगे आप देखेंगे तो जो राजेंद्र फर्स्ट और राजराजा फर्स्ट के टाइम पे काफ़ी लिटरेरी एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो चुकी थी और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी गई थी। जैसे आपने अलवार और नायनार का नाम सुना होगा, तो वहाँ पे क्या थे, अलवार और नायनार काफ़ी फेमस हो चुके थे। और एक बुक है जिसका नाम है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नालियार दिव्य प्रबंधम। नालियार दिव्य प्रबंधम। तो नालियार दिव्य प्रबंधम का इन्हीं के टाइम पे कंपाइलेशन हुआ था 12 अलवार जो थे उन्होंने, क्योंकि इन्होंने अलवार और नयनार, अलवार विष्णु पूजक थे और नयनार शिव पूजक थे, उन सबको इन्होंने समर्थन दिया। इसके अलावा इन्हीं के टाइम पे ये 3 वहाँ पे कवि थे, उनकी जो बुक्स थी उसका कंपाइलेशन किया गया। सुंदरार इंपोर्टेंट है, अपार, अपार ये तमिल पोइट्स है, और समंदर, समंदर। तो इन सबकी जो बुक्स थी उनको 11 वॉल्यूम में कंपाइलेशन किया और इसको नाम दिया गया थिरुमुरई, थिरुमुरई। और इसको वहां पे 5th वेदा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, और ये किसके टाइम पे हुआ था, राजराजा फर्स्ट के टाइम पे हुआ था। इस तरीके से ये जो नालियार दिव्य प्रबंधम है थिरुमुरई, जिसको 5th वेदा बोला जाता है, उसका भी कंपाइलेशन इन्हीं के टाइम पे हुआ था। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ये सब इनकी लिटरेरी एक्टिविटीज और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन लोगों ने काफी डेवलपमेंटल वर्क भी किए थे, जैसे कैनाल सिस्टम। जैसे अभी मैंने एक लेक का भी नाम बताया था, चोल गंगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, चोल गंगम। केनाल नेटवर्क इनका बहुत फेमस है, क्योंकि उस एरिया में पानी की शॉर्टेज रहती है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब मानसून टाइम नहीं होता तो उसमें पानी की शॉर्टेज रहती है। इस वजह से उन्होंने बहुत सारे केनाल सिस्टम बनाया था, उसमें से 2 केनाल आज भी हैं। एक तो राजेंद्र वयक्कल, ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र वयक्कल, इन सबको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक है उयक कोंडम, एक है उया कोंडम। ये 2 कैनाल चोलों के टाइम की, आज भी 1000 सालों के बाद भी वहां पे सिचुएटेड। इससे पता चलता है कि उन्होंने बहुत सारी कैनाल बनाई होगी, जिससे कि जो आपका प्रोडक्शन था वो बढ़ा, और प्रोडक्शन बढ़ा तो तभी तो राजा ने टैक्स लगाया, और तभी तो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, और उसी से जो पैसा आया तभी तो इतने बड़े बड़ी सिटीज और टेम्पल्स उन्होंने बनाए। तो इससे हमें पता चलता है कि रिच थे और उसके लिए डेवलपमेंट के लिए काम करते थे, यानी कि ऐसा स्टेट था जो डेवलपमेंट के लिए काम करता था। आगे हम देखेंगे जैसे वाटर की शॉर्टेज है, तो वाटर टैंक, जैसे हमने चोल गंगम, जो उसने गंगे को चोलपुरम में बनाया था, इसको लिक्विड पिलर ऑफ विक्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि गंगा को जीतने के बाद उसने एक सिटी बनाई थी। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लिक्विड पिलर ऑफ विक्ट्री, यानी कि विजय का तरल स्तंभ, इसको हम कह सकते हैं तरल स्तंभ। तो ये किसने किया था, ये राजेंद्र फर्स्ट ने ऐसा किया था। और उसके बाद जैसे मैंने बताया था राजराजा सेकंड ने के टाइम पे राजराजा सेकंड नहीं, राजराजा फर्स्ट 1000 एडी में, उसमें क्या किया था, उसने एक बहुत बड़ा भारी प्रोजेक्ट चलाया था, जिसमें पूरी जो लैंड थी उसका सर्वे किया गया, और उसके बाद उस सर्वे के बेसिस पर जो पूरा का पूरा एरिया था उसको वलनाडु, इसलिए नाम पड़ा तमिलनाडु, यानी कि जो तमिलनाडु का मतलब ही था एक बड़ा एरिया, तो वलनाडु वहां पे बनाए गए। फिर वही जो वलनाडु थे बड़े होके मंडलम, और उसी के नीचे छोटे नाडु। तो ये जो सिस्टम किया था स्टार्टिंग, वो किसने किया था, राजराजा फर्स्ट के टाइम पे 1000 एडी में। तो इसको हमेशा ध्यान रखना कि वहां पे ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा रूलर था जिसने पहली बार चोलों में लैंड का सर्वे कराया था। तो लैंड का सर्वे करा के फिर उसने वो उसके अकॉर्डिंग उसने वहां पे टैक्स लगाया। तो ये काम किसने किया था, राजराजा फर्स्ट ने। इसको एग्जाम में ध्यान रखना। इसके अलावा चोल गंगम, ये एक लेक है जिसका मैंने बताया था 16 माइल की लंबी लेक है, जिसको इसने विजय के उपलक्ष्य में बनाया था गंगेगौड़ चोलपुरम में। इसको लिक्विड पिलर ऑफ विक्ट्री भी बोलते हैं। और कैनाल सिस्टम इनका फेमस था। 2 कैनाल से राजेंद्र वयक्कल, जो राजेंद्र फर्स्ट ने बनाई होगी, और उया कोंडम, ये 2 लेक, सॉरी 2 आपकी कैनाल से जो आज भी वहां पे सिचुएटेड, इनको भी आप ध्यान में रखिए। टेम्पल्स, अब देखिए टेम्पल्स बिल्डिंग इनकी फेमस है, इसको हम वैसे तो आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे जब हम टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, बट इनके जो द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, इनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, जिसमें 3 टेम्पल आते हैं, वृद्धेश्वर टेम्पल और ऐरावतेश्वर टेम्पल। ये वृद्धेश्वर टेम्पल तंजौर का है, जिसको किसने बनाया था, हमने पढ़ा था बार बार, इसको बनाया था राजराजा फर्स्ट ने। तो राजराजा फर्स्ट ने कौन सा टेम्पल बनाया था, वृद्धेश्वर टेम्पल बनाया था 1010 एडी में, भगवान शिव को समर्पित है। और इसी टेम्पल को, जैसे मैंने बताया भी था पीछे, इसको राजराजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, राजराजेश्वर मंदिर, इस नाम से भी पूछा जा सकता है।
उसके बाद ये भी दूसरा भी जो टेम्पल है वृद्धेश्वर टेम्पल है, ये गैंगईकोन चोलपुरम में बना था वृद्धेश्वर टेम्पल। इसका जो दूसरा नाम है इसको राजेश्वर टेम्पल बोलते हैं, उसको राजेश्वर बोलते हैं, इसको राजेश्वर मंदिर बोलते हैं। भगवान शिव को ही समर्पित है सेम। और इसको किसने बनाया था? उनके बेटे राजेंद्र फर्स्ट ने, जब उसने नई सिटी बनाई थी। इसके बाद एरातेश्वर टेम्पल है जिसको राजराजा सेकंड ने बनाया था धारासुरम में। जो एरावत था वैसे तो इंद्र का हाथी था, बट ये भी भगवान शिव को समर्पित है। तो ये तीनों टेम्पल में अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये बड़ा है, फिर उसके बाद ये। तो इन तीनों को द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स बोलते हैं और ये तीनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है यूनेस्को। तो इनके नाम ध्यान में रखिएगा, बाकी इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे वहां पे। इसके अलावा इनका जो आर्ट ऑफ स्कल्पचर है वो बहुत फेमस है, जिसको नटराज बोलते हैं। नटराज की मूर्तियां ये एक प्रोसेस से बनाई जाती थी जिसको लॉस्ट वैक्स प्रोसेस बोलते हैं। और नटराज पे लॉस्ट वैक्स क्वेश्चन पूछे गए, इसको भी हम जब आर्ट ऑफ स्कल्पचर पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। बट ध्यान रखिएगा इनकी जो नटराज की मूर्तियां हैं वो पूरी दुनिया में काफी फेमस है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम था जो चोलों का था। इसमें जो आर्किटेक्चर वाला पोर्शन है उसको हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर या आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस में फिनिश करेंगे। एक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पोर्शन है उसको भी हमने डिटेल में पढ़ना है, बट उसके लिए भी सेपरेट हम एक लेक्चर देखेंगे। पहले आप इस लेक्चर को खत्म कीजिए, इससे जो भी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी उसके बाद जब हम उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो उसमें हमें उनकी हेल्प मिल जाए, जिससे आपके कोई भी जो क्वेश्चन होंगे वो गलत नहीं होंगे। तो इनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट भी कर लीजिएगा, एनसीईआरटी को पढ़ भी लीजिएगा और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देख लीजिएगा, जिससे आपको इसमें हेल्प मिल जाए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में, तो उनसे आपको आइडिया मिलेगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें इससे रिलेटेड क्लियर हो जाए और आप इसको एक बार देखिएगा। और इसके बाद भी हम जो आगे लेक्चर्स होंगे उनको भी आप देख लीजिएगा और खासकर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।